केपी ओली एमएलए के पूर्व प्रधानमंत्री पहुंचे दारचूला जिला। नेपाल के दारचूला में इन्होंने आज एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा में कार्यकर्ताओं को चुनावी समर में इन्होंने भारत के विरुद्ध बयानबाजी की और कहा कि भारत इतना बड़ा है, केवल इसी नदी में इनको बांध बांधने की आवश्यकता पड़ रही है। जैसे इन्होंने हमारी लिम्पियाधुरा और लिपुलेख की सड़कें खाई हैं, हम सरकार में आएंगे तो लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के लिए नेपाल के मार्फत सड़कें बनाएंगे। और मैं उत्तराखंड की सरकार से आपत्ति करूंगा कि इस तरह के बांध बांध के नदी को नेपाल की तरफ ना मोड़ा जाए, जिससे कि हमारी दारचूला जिला की जनता परेशान हो। केपी ओली के द्वारा लगातार जनता को चुनावी समर में भारत विरोधी बयानों से दबाव बनाने की राजनीति होती हुई दिखाई दी। राजनीति का समय है, चुनाव की बेला है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। केपी ओली भी वही कर रहे हैं जो हर नेता करता है, चाहे वो भारतीय क्षेत्र का हो, चाहे वो हमारे नेपाल के क्षेत्र का हो। रोटी बेटी के रिश्ते को बार बार दुहाई देने वाले भारत और नेपाल के नेता वक्त पड़ने पर इन चीज़ों से गुरेज नहीं करते। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखना उनकी नियति और समय की मांग भी है। राष्ट्रियताको प्रश्न र विकासको प्रश्नमा विशेष रूपमा यहाँहरूमा जोड दिन चाहन्छु। पछाडि परेको क्षेत्र र पछाडि परेको समुदायलाई नेकपा एमाले समस्या समाधान गरेर अगाडि बढाउँछ, विकासको मूलधारमा लान्छ भन्ने कुराको सन्देश राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपालले आफ्नो एक इंच जमिन पनि कसैलाई छोड्नेवाला छैन, एक इंच जमिन पनि मिचेर दिनेवाला छैन। बिग्रिएको भए फिर्ता ल्याउँछ भनेर हामीले नक्सा जारी गरेका छौँ। संसदले सर्वसम्मतिले पास गरेको छ र त्यो कुरा म यहाँ तपाईँहरूसँग आज फेरि ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। हामीले चुनाव घोषणा पत्र संघीय र प्रदेश निर्वाचनहरूका लागि 2079 सालको निर्वाचनको चुनाव घोषणा पत्र जारी गरिरहँदा हामीले 20 वटा ग्यारेन्टी गरेका छौँ। भारतले हाम्रो भूभागबाट अनावश्यक ढङ्गले हामी अथै बनाउने थियौँ, तर भारतले आफूले बनाएर बेकारको झमेला निकाल्यो। म भारतलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छु, नदी ओर्केर सर्यो भनेर सीमा रोकेर सर्ने होइन, पहिले नदी भएका ठाउँमा भारतले बाँध लगाउने होइन, ठुलो भारतले सानो चित्त गर्ने होइन, खोलौता सरकी सिमाना सारिहाल्ने यति विशाल भारत छ। नेपाली जनताले यस्तो कुरालाई छिटो मिठोको रूपमा बुझ्छ, त्यो कुरा भारतले गर्नु हुँदैन। म भारतका नेताहरूलाई भनिरहेको छु, कुराकानीमा मैले यो कुराहरू उठाएको छु। यहाँ पक्की पुल बन्नुपर्छ। मैले भारत भ्रमणमा जाँदा, उत्तराखण्ड जाँदा, उत्तराखण्डमा प्राइम मिनिस्टरको हैसियतले जाँदा वल्लभ भाइ, गोविन्द भाइ नेपाल के द्वारा धारचूला में अपनी सुरक्षा के लिए दीवार की जो नदी में तटबंध का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसकी संरचना में विधायक गेलबू बोरा व अन्य नेताओं ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है कि उन्होंने कहा है कि ठेकेदार के द्वारा गलत नीति से कार्य किया जा रहा है, जिससे कि नेपाल की तरफ सारा पानी मोड़ दिया गया है। आज दीपेश सासनी जो कि संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला है, उन्होंने सीडीओ दारचूला जिले के और विधायक व एसपी से मुलाकात की, साथ ही स्थल का स्थलीय निरीक्षण भी किया कि आखिर स्थिति क्या है। शासनी ने बड़ी बारीकी से चीज़ को देखा है और सार्थक वार्तालाप दोनों चीज हुई है, परंतु कार्य जो सुचारू चल रहा था वो बाधित रहा, कुछ समय तक अभी बाधित रहा। उसके उपरांत जब वार्तालाप के बाद उस कार्य को होने की स्थिति पैदा हुई है। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपेश सासनी सिंचाई विभाग के अधिकारियों व ठेकेदारों को कड़ी दिशा निर्देश देते हुए
और उनके द्वारा बताया गया कि सही और मानक के अनुरूप कार्य करें, जिससे कि नेपाल जो कि हमारा मित्र राष्ट्र है उसको भी कोई परेशानी ना हो। और जो पानी नेपाल की तरफ मुड़ा है, अगर जिस तरह की खनन की सामग्री बीच में आई है उसको आप हटा दें और नेपाल के 5 तरफ गए पानी को थोड़ी चौड़ाई दे देंगे तो वो पानी बीच में बहेगा। ये दीपेश शासनी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बताया है और तत्काल चौड़ाई बढ़ाने के आदेश यानी दिशा निर्देश भी दिए हैं। दीपेश शासनी ने कहा कि इंडो नेपाल की एक बैठक हुई है जिसमें कि रिवर बेड में कार्य करना उसके संबंध क्या कहना चाहिए। आज हम लोग जॉइंट टीम लेके यहाँ से अपनी इरिगेशन इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को लेके और दूसरी तरह से नेपाल के सीडीओ सर और उनकी फोर्सेस आए थे। हमने साइट निरीक्षण किया और उनके जो कंसर्न्स थे हमने कंसर्न सुने और हमने अपना प्लान भी उनके साथ शेयर किया कि फ़िलहाल हमारा जो फर्स्ट काम रहेगा वो रिवर का जो चैनल नेपाल की तरफ मुड़ा हुआ है उधर रिवर चैनल की विड्थ को थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि नेपाल की तरफ को भी नुकसान ना हो। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। दूसरा भी हमारी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की बात हुई है जिसमें हम लोग टाइमलाइंस फिक्स करेंगे और हमारी जो हमने बताया है कि हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसमें जो भी इश्यूज़ आएंगे वो हम लोग 11th या 12th की जो मीटिंग रहेगी उसमें हमारी डीएम मैम और सीडीओ सर होंगे और उसी में पूरा प्रॉपर डिस्कशन करके हम लोग आगे का कार्य भी करेंगे उसमें। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या पहुंचे धारचूला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से की बैठक, साथ ही आपदा प्रभावितों का लिया हालचाल। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या विधानसभा के कांग्रेस के लीडर हैं और आज वो धारचूला के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित कर रहे हैं। उसके उपरांत वो आपदा प्रभावित से मिलने भी गए और उनकी बातों को भी उन्होंने जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में आपदा प्रभावितों की वार्ता को प्रतिपक्ष के नेता यशपाल आर्या ने सुना। साथ में कांग्रेस की पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। उप जिलाधिकारी दीपेश शासनी वहां मौजूद थे, राजस्व की टीम भी मौजूद थी। काफ़ी चर्चा परिचर्चा के बाद उन्होंने बताया कि मैं इस वार्ता को मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा और जल्द ही समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। दशा को देखा है, पूर्वी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और धारचूला शहर में भी, गांव शहर में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में बोल्डर गिरे हुए हैं, भवनों का नामो निशान नहीं है और जो 2013 की जो नीति थी, विस्थापन की नीति, मुआवजे की जो मानक थे, उसके उलट 2012-22 में एक नई नीति प्रख्यापित की गई है। उसमें मुआवजा की राशि 1 लाख रुपया निर्धारित की गई है और जैसा कि आपने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषणा की है यहाँ पर आकर आपदा प्रभावितों से मिलकर कि हम 2013 की आपदा नीति के तहत लोगों की मदद करेंगे और उनको हेतु सहायता देंगे। और आज भी इस सारे परिवार यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और आज मेरी बातचीत हुई है यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, यहाँ के जिलाधिकारी से। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम जो भी इसमें विषमताएँ हैं उसको हम पूरा करेंगे, उसको हम दूर करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उन्होंने जो कहा है कि हम 2013 के आधार पर मुआवजा देंगे और आपदा नीति को अमल में लाएंगे, सबको मदद दी जाएगी। और बाकी फिर हमारे पास विधानसभा सत्र अनुपूरक सत्र प्रस्तुत होने जा रहा है, विधानसभा पोर्टल में भी इस बात को उठाएंगे। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपेश शासनी को यशपाल आर्या के जाने के बाद सारे परिवारों ने घेर लिया और उनसे विनती गुहार कर रहे थे कि हमारा तत्काल आप समाधान निकालिए। दीपेश शासनी ने शासन के बताए दिशा निर्देशों को उनको अवगत करा दिया है। उनसे कहा गया है कि अपना पृथक राशन कार्ड और पृथक अपने परिवार रजिस्टर आप प्रस्तुत करें। जिसके पास अलग अलग होगा उसको अलग अलग मुआवजा मिलेगा और जिसके पास संयुक्त होगा उसको संयुक्त मुआवजा मिलेगा। अब ऐसा अधिकारी आया है कि जो स्पष्ट रूप से लोगों को बता रहा है और लोगों की सुख दुख को सुन रहा है। एक तरफ प्रशासनिक के लोग
कहते हैं कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन स्पष्ट नीतियां जो सरकार की हैं वो बड़ी कठोर हैं, जिससे कि 1 लाख रुपए में गुजर बसर होना मुश्किल है। आज की स्थिति में मकान या ज़मीन खरीदना नामुमकिन है। परंतु जो शासन का स्तर है वो यही है कि 1,19,100 रुपया मिलेगा। अगर प्रशासन का जो नोम्स हैं 4,25,000, उसमें 1,19,100 रुपया भी जोड़े आए तो 5 लाख रुपया मिल सकता है। परंतु शासन को सोचना पड़ेगा कि 4,25,000 रुपया पूर्ण मुआवजा जो इनको मिलता है वो कब तक मिलेगा और कब तक ये गुजर बसर अपना इसी तरह करेंगे। जिसे अस्थायी रूप से रह रहे हैं, बीमार हैं, स्थिति बड़ी गंभीर है, सोचनीय प्रश्न है। जौलजीबी में रामलीला के समापन के अवसर पे जौलजीबी रामलीला कमेटी के द्वारा पत्रकारों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश तिवारी जी, संघ में नदीम परवेज, मनीष रावल व नीरज मेहता उपस्थित रहे। रामलीला कमेटी के द्वारा सम्मान के रूप में शॉल उड़ा के सभी पत्रकार साथियों का सम्मान किया गया। साथ ही रात्रि तिरंगा कार्यक्रम व रावण का वध की लीला को भी देखा गया। इस मौके में राकेश तिवारी ने रामलीला कमेटी को संबोधित किया और जनता को श्री राम के बारे में बताया और श्री राम की यही असली भारत है और यही क्या है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इस मंच से मैं अंतिम बात को खत्म करते हुए अपनी बात को, क्योंकि पत्रकार हूं, अगर न करूं तो वो नहीं चलता है। वो क्या है कि नेपाल में एक सभा हुई, नेपाल में एक सभा हुई है धारचूला में, जहां पर भारत विरोधी गतिविधियां भी हुई हैं और भारत के खिलाफ कई परपंथी षड्यंत्र रचे रह गए हैं। लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम रामचंद्र जी के भक्त हैं। लेकिन उनको भी भगवान आशीष दें, शुभ आशीष दें, उनके भी सद्बुद्धि आए, वो लोग भी अपने मित्रों को पहचान पाए। और सुनिए, क्या एक मुख्य चीज है रामलीला में कि ऐसा न करें कि भगवान रामचंद्र जी को चढ़ाई करनी पड़े रावण पर, कि ये युद्ध रुक भी सकता था, ये युद्ध क्या हो सकता था, रुक भी सकता था। लेकिन पर नारी पर जब आपकी कुदृष्टि पड़ जाएगी और आपका संयम हो जाएगा तो फिर युद्ध ही होगा। Please do like, share and subscribe DCL News.